इंजीनियरिंग करने के बाद एक किसान का बेटा ये सोचता है कि फिर मैं गांव जाऊंगा और एक डेयरी का व्यवसाय करूंगा। काफी मुश्किल है और आपको लगता होगा और सभी लोगों को लगता है कि ये क्या पागलपन है। पर हां, डेयरी के साथ कुछ नया करना और क्या बिक सकता है, आइए देखते हैं संतोष जी ने कितना अलग तरीके से ये सोचा कि हाँ, डेयरी तो करेंगे पर मिल्क को अलग तरीके से बेचेंगे। और जो लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है हेल्थ की, जिसमें बहुत सारे, मैं ये कहूँ कि आजकल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हैं, काफ़ी सजग हैं, और उसी को लेकर के एक नए प्रोडक्ट के रूप में A2 मिल्क के रूप में हमारे संतोष जी आए हैं। उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी है। आइए संतोष जी से मिलते हैं। इतना सारा पैसा लगाने के बाद पिताजी की इच्छा डेफिनेटली रही होगी कि लड़के को बहुत अच्छा कैंपस मिलेगा और बाकी अब उनको एकदम ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं है, बाकी अब लड़का संभालेगा। पर साहब, आप वो सब छोड़ करके, और आप बता रहे हैं कुछ लोन भी था आपके ऊपर, वो सब बड़ी समस्याओं को लेकर के आप गाँव आ गए। अब बताइए कि कैसे आप इनसे सबसे समस्याओं से जूझे। पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई है, बहन है। बिजनेस करने के बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि 10 गाय भी है, 20 गाय भी है, तो उसका भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए। उसको सुबह शाम खाना देना है, सब कुछ देना है। तो ये कोई आइडिया और कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या सेट ऑफ चीज़ें अवेलेबल नहीं है जिससे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो मेरा ये क्लियर था, इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में मैंने क्लियर किया था कि मेरे को 2 चीज़ करना है। बाबूजी बोल रहे हैं कि जॉब करना है, तो मेरा है कि सरकारी, हमारे यहाँ होता है कि एक जो मेरा जो इंजीनियरिंग ब्रांच है नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, तो बैंक में तो कुछ बनना नहीं था, IAS IPS का अपना लेवल नहीं था। तो ये वहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया था। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे सॉर्ट किया था अपने चीज़ों को। तो कॉलेज के बाद ये डिसाइडेड था कि मुझे करना है सरकारी शिपयार्ड में जॉब। मैंने ट्राई किया, कोशिश किया, 3-4 कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई थी, जॉब में गया, इंटरव्यू नहीं गया, इंटरव्यू में गया, जॉब में नहीं। तब उस टाइम ये क्लियर हो गया था कि डेयरी फार्मिंग करेंगे, लेकिन अब घर वालों को भी थोड़ा राज़ी करना है। तो इसके लिए जहाँ से मैंने इंटर्न किया था, तो वहीं से मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफ़र था। मैंने 3-4 महीने वहाँ सर के अंडर में प्रोजेक्ट किया था। फिर उनके तरफ से ऑफ़र बहुत अच्छा था, जो कि नॉर्मल फैमिली के लिए 45,000 का महीना मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब माइंडसेट ये था कि सरकारी में जाना है, दूध बेचना है, 2 चीज़ था। तो मैंने सर सिंपल सा चुना कि मेरे को अब जाके दूध बेचना है। देखो, कौन सा ट्रिगरिंग फैक्टर था, कौन सी चीज़ थी जो ये सब छोड़ करके आपको डेयरी की तरफ, या मैं कहूँ कि बिजनेस की तरफ आपको मोटिवेट जिसने किया? बस इसमें सबसे बड़ा योगदान तो अमूल का जो मैंने बुक पढ़ा था ना, उससे मुझे था। उसमें एक लाइन बीच में आपको मिलेगा कि किसी भी चेंज को लाने के लिए आपको मिनिमम 25 ईयर्स देना था। तो वो डिसीज़न मैंने कॉलेज में ही लिया था, जॉब या बिज़नेस। बिज़नेस तो 10 साल। प्लान ये भी नहीं है, मतलब दूध है, दूध में कुछ प्लान प्रोसेस चेंज होगा, खुद का नहीं करेंगे, किसानों को इन्वॉल्व करेंगे, देसी गाय का नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, ये करेंगे, सब्जी लाएंगे। ये प्लान ए का प्लान ये ABCD है, लेकिन बिजनेस के अलावा दूसरा कोई प्लान मेरे पास तो नहीं। एक चीज़ मैं कहूँ कि जब शुरुआत की आपने, तो कौन सी चीज़ें जो कि बहुत बड़ा आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर्स था, कहीं ना कहीं आपको ये, मतलब जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ थी? क्योंकि यूथ को भी जानना चाहिए, जो भाई आएंगे तो उनको उस समस्या को ज़रूर, यदि इस पर्टिकुलर व्यवसाय में आते हैं तो उनको एक समस्या होगी। सबसे डिसाइडिंग फैक्टर तो ये होता है कि माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा जो आपको परेशान करेगा ना, फाइनेंशियली आपको बहुत परेशान करेगा। आप कितना भी अच्छा सोच ले, कुछ भी कर ले, जब तक फाइनेंस नहीं है तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो मेरा जो, मैं जैसे आपको बताया कि 2017 से सोचना स्टार्ट किया, 2018 में किया। एक्चुअली फाइनेंस रहता तो मैं 2017 में ही कर लेता। तो हमारे लिए नेगेटिव ये है कि फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं थे, तो हमें टाइम लगा। और हम लोग हमेशा सारी चीज़ों को पॉजिटिव में देखते हैं, तो उसको देखो तो मैंने सोचा कि उसमें मैंने नेटवर्क बनाया। तो सबके लिए बोल सकता हूँ कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली थोड़ा मतलब देखना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि माइंडसेट है तो हम लोग कर लेंगे, कुछ एक कैलकुलेटर रिस्क तो लेना होता है, मैंने लिया था। तो ये आपका बिजनेस आइडिया क्या है?
हमारा बिजनेस आइडिया है जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं जो हेल्थ के प्रति जागरूक हैं उनको हेल्दी फूड देने का। ऐसे फार्मर्स से जिनको आप जानते हैं, आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं किस किसान ने उगाया है, किस खेत से उगा है, किस गाय का दूध है, उसका नोहाउ क्या था, मतलब पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या होता है। और आप मन करे तो आप जा सकते हैं। अभी शहरों में एक ट्रेंड आ गया है एग्रो टूरिज्म करके, गांव में जाके टाइम बिताते हैं। हमारा पूरा ये सिस्टम है कि आप फैमिली डॉक्टर रखते हैं, आपको एक फैमिली फार्मर रखना है जो आपको शहर में खाना पहुंचाएगा। उसको आप कुछ टेक्नोलॉजी में हेल्प कर सकते हैं, क्या बीज डालना है, ये सब में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो हम लोग करेंगे। हम लोग मीडिएटर बनना चाहते हैं किसान अर्बन हाउस होल्ड से। अर्बन हाउस होल्ड कहने का मतलब सब लोग नहीं, जो पैसा दे सकते हैं, हेल्थ के प्रति जागरूक है, जो अपने अच्छा खाना जिनकी जेब में पैसा है उनके हाँ। उन्हीं को आपका प्राइम प्रोडक्ट है, जैसा हाँ, पहले भी हमारा जो फाइनल विजन है हैप्पी फार्मर हेल्दी इंडिया करके। थोड़ा दर्शकों को ये भी बता दीजिए A2 मिल्क है क्या? A2 मिल्क ये आप बोल सकते हैं कि भारतीय नस्ल की देसी गाय जिसका हम्फ है, मतलब पुट्ठा है, नाभि है और गर्दन के पास चादर लटका हुआ है, उसको देसी गाय बोलते हैं। और उससे जो दूध आता है उसमें A2 प्रोटीन होता है। दूध में, गाय के दूध में या सारे दूध में दो तरीके का प्रोटीन होता है, A1 प्रोटीन और A2 प्रोटीन। हमारे नस्ल की जो बात है, जो देसी गाय, उसमें A2 प्रोटीन होता है। आप एक्जॉटिक की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें A2 नहीं है, A1 A2 दोनों होगा, किसी एक में A2 होगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट ये करूँगा कि A2 मिल्क भारतीय नस्ल की देसी गाय का अच्छा है, क्योंकि ये अभी कुछ लोगों ने जर्सी को भी डेवलप कर लिया है कि सिर्फ A2 प्रोटीन का ही मिल्क आएगा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए उस गाय का दूध अच्छा है जो भारतीय नस्ल की हो, हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से रहे, स्ट्रेस फ्री मिल्क दे, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। टोटल इकोसिस्टम आपने क्रिएट किया या पहले से था, आप इसमें इंटर कर गए, या अपने हिसाब से आपने कोई लोकल इकोसिस्टम तैयार किया? इसको कैसे किया? तो इकोसिस्टम ऐसे बना कि इंक्यूबेशन सेंटर था और हमें ये नहीं पता था कि उस टाइम ही बिहार का स्टार्टअप पॉलिसी आएगा। अब सरकार की, मतलब बोल सकते हैं कि हमारे में वैल्यू ऐड हो गया या उनको कुछ दिखा कि नहीं, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना है कि लोग बिजनेस करें, तो पॉलिसी आ गई। उसके थ्रू हमें करीब 10 लाख रुपए का सपोर्ट भी मिला। तो ये, इससे सिर्फ ये नहीं होता है, इकोसिस्टम आपके बिजनेस को आसान तो करता ही है, आपके घर वाले को माइंड से चेंज करता है। आप लोगों को बता सकते हैं कि कुछ लोग हैं मेरे जैसे ही पागल जो बिजनेस कर रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। सरकार इसके ऊपर फोकस कर रहा है। आज मोदी जी या जो बोलते हैं कि अपना बिजनेस करो, बी योर ऑन बॉस, मतलब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो लोग कहीं ना कहीं टीवी में देखते हैं, पेपर में देखते हैं, तो काफी तो लोगों का माइंड से चेंज होता है, उसमें आप फिट कर जाते हैं। आपको अब क्या करना होता है कि बिजनेस पे फोकस करना है, लोगों से मिलना है, और जो जिस तरीके से बात करता है, बिजनेस की बात समझता है तो बिजनेस का बात कीजिए, स्टार्टअप का बात समझता है स्टार्टअप का बात कीजिए। आपका फोकस क्लियर होना है कि बिजनेस करना है। आपका जो प्रोडक्ट का यूएसपी है उसके बारे में थोड़ा सा। प्रोडक्ट का यूएसपी जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। मिल्क है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं किस गाय का दूध है, देसी गाय, साहिवाल, राठी, इसको क्या फीड किया गया है। हाँ, कौन कौन सी गायें आपने रखी हुई है? हाँ, हमारे फार्म पे जैसा कि आप देख रहे हैं साहिवाल है, इसमें कुछ राठी भी है, हम लोग दो ही के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यूएसपी हमारा यही है कि हमारा जो साहिवाल गाय है वो हमारे फार्म की है, हम लोग किसी दूसरे यहाँ से मिल्क सोर्स नहीं करते हैं। और जो उनको फीड देते हैं, आप एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा अगर मैं कैटल फैट की बात करूँ तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे कि कैटल फीड की इतनी सारी बुराई बता रहे हैं। आप डीपली में जाएंगे तो आप यूज नहीं करेंगे। तो मैं ये लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी होता है हम लोग ग्रीन फॉडर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो काऊ का कैटल फीड है वो हम लोग लोकली सोर्स करते हैं। तो कस्टमर को हम लोग ये बता सकते हैं कि हमने ये चीज़ गाय को खिलाया, ये इतना मिल्क प्रोड्यूस हुआ। एक जनरल रिसर्च अभी वेटनरी कॉलेज ने किया था कि पटना में जितने भी खटाल आप देखें उनका उन्होंने मिल्क सैंपल लेके एक रिकॉर्ड निकाला था, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का लिमिट 3 गुना ज़्यादा था। सोच भी नहीं सकते आप। और ऑक्सीटॉक्सिन का पटना और कोलकाता सबसे बड़ा मार्केट है ईस्टर्न इंडिया का। ऑक्सीटॉक्सिन जा कहाँ रहा है, गाय के जा रहे हैं और वो गाय का दूध में आ रहा है। लोग ये तो बोल रहे हैं कि मेरे को फ्रेश मिल्क मिल रहा है, लेकिन आप उसका टेस्ट एनालिसिस तो कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो अगर देखिए, एक तो सबसे पहले देसी गाय का दूध है, साहिवाल का दूध है, क्या फीड कर रहे हैं वो पता है, एंटीबायोटिक्स नहीं है उसके अंदर, सब बछड़ी है, बछड़ा है, तो मतलब गाय से ऐसे ही दूध होता है, मतलब ह्यूमन तरीके से, उसको फोर्स करके नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप इतना सारा वैल्यू ऐड कर सकते हैं
और आप लोगों को मतलब डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक से आप देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ये सब दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं, हम लोग दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि आप हमारा गाय देखिए, हमारा प्रोसेस देखिए, आप लाइव देख सकते हैं। तो हम लोग कस्टमर्स को अटैच रखते हैं। इसका कितना प्रोडक्टिविटी है, और क्योंकि वो पहले से एचएफ का क्रॉस अधिकतर लोगों के पास है, तो देसी रखने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक इसका जो जो कैपेसिटी है वो उनका कम हो जाए पर एनिमल? इसमें भी सर हम लोग का टारगेट ये है कि जैसे हम लोग कस्टमर्स को फ़िल्टर किए, फार्मर्स को भी फ़िल्टर करेंगे, जो हमारी बातों को समझेंगे। लाइक उनको हम बोलेंगे देसी गाय रखिए, तो वो लोग समझेंगे तभी तो ना। ऐसे बहुत सारे फार्मर्स बोलेंगे नहीं हम हैं जितने में खुश हैं, या उनका एक ईगो भी होता है, एटीट्यूड भी होता है। तो हम लोग पहले लोगों को ये समझाएं कि आप देसी गाय रखिए, आपको दूध से ज़्यादा प्रॉफिट तो इसमें काउ डंग और काउ यूरिन को होगा। मतलब बाई प्रोडक्ट को भी आप टारगेट कर रहे हैं? बाई प्रोडक्ट उसको कैसे यूज करेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो, हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक यूरिन कलेक्शन का रखे हैं। तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले यूरिन कलेक्ट कीजिए, काउडंग कलेक्ट कीजिए, काउडंग को आप बायोगैस में डाल सकते हैं। बायोगैस से आप एक का एनर्जी मिल गया कि आप खाना बना सकते हैं। अगर थोड़ा एक लेवल और ऊपर जाते हैं तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोगैस से जो स्लरी निकला उसको आप खेत में यूज़ कर सकते हैं। तो आपका एक तो हो गया कि ऑर्गेनिक सब्जी होगा या जो भी एग्रीकल्चर। तो जब कल कोई दूध देने जाएगा तो साथ में ऑर्गेनिक सब्जी भी लेकर के जाएगा? एक्चुअली सर हमारा प्लान यही है। दूध के साथ तो हम लोग सिर्फ घर में घुसे हैं। अब हमारा टारगेट है कि वो जो हम लोग को मंथली 2000 रुपया दे रहे हैं ना, वो सब पूरा लेने का, 6000 लेने का कोशिश करें, 7000 लेने का कोशिश करें, क्योंकि दूध के प्रति उनका क्वालिटी बढ़ रहा है। अब यहाँ सिर्फ फार्मर्स के ये कंज्यूमर के एंड से ही नहीं है, फार्मर्स के एंड से भी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो विजन है वो है हैप्पी फार्मर हेल्दी इंडिया का, खुशहाल किसान स्वस्थ भारत का। तो सिर्फ दूध पीने से तो स्वस्थ वो नहीं हो जाएगा, उसको तो दूध के साथ और भी ऐड करना पड़ेगा। और किसान सिर्फ दूध बेच के तो नहीं ना उसको पैसा आएगा, तो दूध के साथ सब्जी भी बेचेगा। एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है, तो आप इसकी कैसे पैकेजिंग और कैसे इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो लोग अभी इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक है, और मिल्क जितना भी सेल अभी प्लास्टिक पाउच और प्लास्टिक बॉटल में हो रहा है। तो हमने ग्लास बॉटल का कॉन्सेप्ट जो पहले था उसको लेके आए। और ब्रांडिंग की बात है तो हम लोग अभी लीन स्टार्टअप मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग मिनिमम कॉस्टिंग रख ले सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो क्या कहती है कि बॉटल के ऊपर भी उनका प्रिंट आता है। हम लोग मे बी नेक्स्ट स्टेज में प्रिंटिंग का करें, लेकिन हम लोग वो नहीं कर सकते। तब मैंने क्या किया, एक पेपर स्टिकर है, ये हमारा 2 काम करता है। एक तो ये कस्टमर के एंड से ट्रस्ट ये प्रोड्यूस करता है कि ये सील है, और इसमें अपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी रखा है, यदि कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, और ये थोड़ा अपना नाम सब दे दिया। तो अपना ब्रांडिंग भी हो गया कम कॉस्ट में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो गया, और हमारा भी काम हो गया। तो हमने यहाँ पे जो प्रिंटिंग का कॉस्ट था उसको सेव कर लिया। और आप एक दूसरा कुछ फ़ायदा बता रहे थे? हाँ, इसमें है कि कस्टमर्स को ये पता चलता है, हमें सबको बोल के रखा है कि जब ये सील टूटा हुआ है तो आपको नहीं लेना है। जी, तो क्वालिटी, हाँ, तो क्वालिटी कंट्रोल हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जब अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली और आपका स्केल बहुत बढ़ चुका होगा, और इसी के साथ आपको बहुत सारी बधाइयाँ। संतोष जी की जर्नी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? जो शुरुआत में उन्होंने एक बात कही कि आपका जो माइंडसेट है, जो आपका विजन है, वो क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली यदि आपका जो विजन है, जो आपकी आइडिया है, यदि क्लियर है तो आप कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात कही, जो मिडिल क्लास जो हमारे स्टार्टअप हैं, यदि उनको जो सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि फंड की, उन्होंने कहा कि साहब मैं इसको 1 साल पहले कर सकता था, बट कहीं ना कहीं फंड की क्राइसिस की वजह से मुझे 1 साल अपने बिजनेस को डिले करना पड़ा। तीसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि नेटवर्किंग आगे चल करके, जैसे उन्होंने बताया कि उनका एक विजन है, दूसरे किसानों को जोड़ेंगे। और हाँ, बट उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि उनका जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जरूर मेंटेन करेंगे, कि कौन सा वो फॉडर दे रहे हैं, कौन सा फीड दे रहे हैं, उसके अलावा कौन सी चीज़ें यूज कर रहे हैं, और साथ में कौन सी ब्रीड का वो मिल्क है। इन सब चीज़ों को वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेंगे। साथ में उन्होंने ये कहा कि आपको प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसको बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका एकदम ये जो टारगेट था फिक्स था कि जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं और जो एलिट ग्रुप है, मैं ये प्रोडक्ट उन्हीं को बेचूंगा, क्योंकि मार्केट में अमूमन 40 से 45 रुपए लीटर दूध बिकता है, और उन्हें दूध तो 70 रुपए लीटर बेचना था। तो ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ ना कुछ नया करना था, तो वो A2 मिल्क लेकर के आए। उसके अलावा उन्होंने सीरीज ऑफ इवेंट्स को जोड़ने की बात कही कि ये तो A2 मिल्क सर मेरा एक इनिशियल स्टेज है, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेजिटेबल्स,
की ओर भी बढ़ेंगे और इन सबको इंटीग्रेट करके कहीं ना कहीं नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक की फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा जो हमारा ट्रेडिशन था उसको भी बाद में बिजनेस के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बीच में हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी तो बहुत सारे एक्जोटिक ब्रीड्स हम लेकर के आए और अचानक कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं अपने पुरानी चीज़ों पे। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद और जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स थी उनके मिल्क में कहीं ना कहीं एक स्पेशलिटी है A2 मिल्क की, उन्होंने उसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में ढाला। और एक पहले भी जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है वो ईजी हो रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एक सोसाइटी का माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं वो काफ़ी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार सक्सेस होता है तो लोग उसी को एडमायर करने लगते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो जो एक सोशल स्टिग्मा है वो भी चेंज होगा। उसके बाद जो अपना एक प्रोडक्ट है उसको कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, ये भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि हम व्हाट्सएप और जरिए से अपना कैसे मिल्क निकालते हैं, क्या फॉर्डर देते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं इवन वो हमारी डेयरी में आते हैं और देखते हैं, जिससे कि वो कन्विंस हो जाएं कि यस जो हम बता रहे हैं वही बेच रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी बाई प्रोडक्ट्स को ऐसे नहीं छोड़ना है, सबको कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करना है और सबसे कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में निकाल करके लाना है। तो बहुत सारी चीज़ें संतोष जी से सीखी जा सकती हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनसे कुछ सीख करके आप अपना रास्ता और अपना मुकाम हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद।